कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग क्लास 11th की साइंस पढ़ रहे थे, भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोगों ने नया चैप्टर चालू किया है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीख रहे थे। ये प्रक्रिया हमारी आगे चलती रहेगी जब तक हम लोगों का चैप्टर समाप्त नहीं होता है। तो प्रत्यास्थता में हमने बहुत सारी चीजें सीखी थी कि प्रत्यास्थता क्या होता है, विरूपक बल हमने सीखा था कि विरूपक बल डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है। फिर उसके बाद हमने सीखा था कि उसके अंदर जो प्रत्यानयन बल रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है वो क्या होता है। हमने प्रत्यास्थता के बारे में सीखा था कि प्रत्यास्थता होती क्या है। तो हमको समझ में आया था प्रत्यास्थता वह गुण होता था जो क्या करता था कि कोई भी आउट ऑफ फोर्स जब भी हम आरोपित करते हैं या किसी भी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो उस अवस्था में होने वाले परिवर्तन का वो क्या करता है, सदैव विरोध करता है। और एक सीमा के भीतर तक की वस्तु जैसे ही हम उस विरूपक बल को हटाते हैं वो अपनी पुरानी अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये एक लिमिट होता है, क्योंकि हमको पता है कि हम अगर कोई भी तार लें, उस तार पे लगातार वेट बढ़ाते जाएं तो क्या होता है, वेट हमने बढ़ाया, थोड़ी सी इसमें विकृति आई, वेट जब बढ़ा रहे तो हम क्या दे रहे हैं, उस पर स्ट्रेस दे रहे हैं जिसको हम प्रतिबल कहते हैं। और वेट बढ़ाया, विकृति और बढ़ी, और बढ़ाया और बढ़ी। लेकिन जैसे ही वेट को हटाते हैं वो अपनी सीमा में आ जाता है। वेट को और बढ़ाए और विकृति हो गई, वेट को हटाया हमने, वो अपनी सीमा को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है कि हम वेट इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि अब अगर हम वेट को हटाते हैं तब भी वो वापस लौटेगा। एक समय ऐसा भी आता है कि वो वापस लौटेगा, लेकिन उसकी पहले जितनी लंबाई थी उसमें थोड़ी सी क्या हो चुकी होती, वृद्धि हो चुकी होती है, अर्थात वो अपनी पुरानी लंबाई को प्राप्त नहीं करता। और एक ऐसा भी समय आता है कि हम इतना वेट बढ़ाते चले जाएं कि फिर वो नीचे लटक बढ़ते बढ़ते तन्य होते हुए क्या होता है, टूट भी जाता है। तो वो अपनी उस अवस्था को जितनी लंबाई पहले थी उतनी ही को प्राप्त करने की एक सीमा होती है। अर्थात हम किसी भी वस्तु पे इतना प्रतिबल दें कि विकृति भी उसी के हिसाब से बढ़े तो वो एक नियम का पालन करती है। उसके बाद वो नियम समाप्त हो जाता है तो वो क्या होती, कब तक नियम का पालन करेगी, जब वो उस प्रत्यास्थता के सीमा के भीतर होता है। प्रत्यास्थता क्या है कि वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में जिस सीमा के भीतर तक की लौट आता है वो उसकी प्रत्यास्थता सीमा कहलाती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे अनुभव करेंगे। लेकिन विकृति के बारे में हमने पढ़ा था, तो विकृति हमने बताया था जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उस वस्तु में क्या आता है, परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन कैसा, उसके परिवर्तन कैसे हो सकते हैं, कई परिवर्तन हो सकते थे। एक तो आकृति में परिवर्तन हो सकता था, दूसरा उसकी लंबाई में परिवर्तन हो सकता था, और तीसरा उसके आयतन में परिवर्तन हो सकता था। तो ये तीनों परिवर्तन हो सकते थे। कौन कौन से, आकार एवं आकृति। जब भी हम किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाते हैं तो उसकी आकार एवं आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और यही जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है क्या कहलाती है, विकृति कहलाती है। तो जब लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसको हम कौन सी विकृति कहते थे, अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। जब लंबाई में परिवर्तन होता है तो हम उसको कौन सी विकृति कहते हैं, अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं, जिसको लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है। तो ये हम लोग इतना पढ़ चुके हैं तो इसमें हमको कोई कंफ्यूजन भी नहीं हो रही होगी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। तो ये कब होता है, जब कब परिवर्तन हो, किसमें हो, परिवर्तन किसमें होगा, तो हम कहेंगे परिवर्तन जो होगा वो किसमें होगा, लंबाई में। कैसा परिवर्तन, भिन्नात्मक। भिन्नात्मक का मतलब क्या होता है, पहले जितना था बाद में जितना हुआ है उन दोनों का जो है हम क्या ले लें, अनुपात ले लें। तो बाद में जितना हुआ, अगर हम मान लें पहले लंबाई कितनी होती किसी भी चीज की, L थी, बाद में बढ़ के DL बढ़ी है, या प्लस माइनस भी हो सकती। अंदर की ओर अगर मान लीजिए दबाते तो कम हो सकती थी DL, बाहर की ओर अगर खींचते तो बाहर की ओर भी, लेकिन होता तो लंबाई में ही परिवर्तन। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, इसकी लंबाई में ही परिवर्तन आता है। जो पुरानी लंबाई थी, इन दोनों का जो भिन्नात्मक परिवर्तन होता है उसी को हम लोग कौन सी विकृति कहते हैं, अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। कौन सी, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अनुदैर्घ्य विकृति। ठीक है, अनुदैर्घ्य विकृति। तो आपको अनुदैर्घ्य विकृति समझ में आ गई होगी, क्या होगा, DL/L। ठीक है, अगर कैपिटल में ले रहे हो तो ये कैपिटल में, आप जिसमें भी यूज करते हैं डाटा आपको उसमें लिखना होगा, ये आपको याद करना। अगर कोई पूछे कि विकृति का अनुपात क्या होता है तो आप कहेंगे सर विकृति का कोई अनुपात हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि अगर ऊपर भी हम लंबाई को मीटर में लिख दें, नीचे भी मीटर में लिखेंगे, मीटर मीटर कट जाएगा। क्यों, क्योंकि सेम चीज लिखी हुई, इसलिए इनके रेशियो कट जाएंगे। तो ना तो इसका कोई क्या होगा, मात्रक होगा, ना इसकी कोई विमा, अर्थात ये मात्रक और विमा विहीन होते हैं। तो याद रखना
कि जो विकृतियां होती हैं इनके अनुपात क्या होते हैं, मात्रक विहीन होते हैं। तो ये आपको याद रखना है बकायदा। इसके बाद अनुदैर्घ्य की विकृति कब, जब लंबाई में परिवर्तन हुआ है। अब लंबाई हमने बताया ना, जब फैलेगी तो तन्य है, इसको जब फैलती है बाहर की ओर तो हम इसको कौन सी, जब ये बाहर की ओर फैला तो ये तन्य है, तन्य विकृति कहलाएगी। और जब अंदर की ओर जाएगी तो इसको संपीड़न विकृति कहलाएगी। कौन सी, संपीड़न विकृति। तो आप याद रखेंगे, अंदर की ओर संपीड़क विकृति होगी और बाहर जब फैलेगी तो उसको तन्य विकृति कहेंगे। वो आपके लिए इतना मायने नहीं रखता है कि उन शब्दों को याद करें, आपको पता है कि वो अनुदैर्घ्य विकृति होगी दोनों, क्योंकि वो अपनी अनुदैर्घ्य में फैलेगी या सिकुड़ेगी। तो आप स्ट्रेंथ सीख लिए। फिर इसके बाद लॉन्गिट्यूडनल आपको पता चल गया, कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। फिर एक होगा वॉल्यूमेट्रिक, या इसको हम लोग क्या कहेंगे, आयतनात्मक विकृति। आयतनात्मक विकृति भी जब भी हम विरूपक बल लगाएंगे, विरूपक बल के कारण हो, किसमें हो, आयतन में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन, किसमें, आयतन में होने वाले किसी भी विरूपक बल के कारण आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को हम लोग क्या कहेंगे, दूसरा लिखना तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हम लोग कहेंगे आयतनात्मक, क्या पढ़ेंगे, आयतनात्मक है ना, या आयतन विकृति, इसको ऐसे लिख लो, आयतन विकृति। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये क्या होता है, विरूपक बल के कारण आयतन में होने वाला भिन्नात्मक परिवर्तन, विरूपक बल के कारण आयतन में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन के अनुपात को आयतनात्मक विकृति कहते हैं। इतनी लाइन आप लिख लेंगे। तो आयतनात्मक विकृति क्या होगी, आप लिखेंगे पहले जितना आयतन था, आयतनात्मक विकृति। अगर हम कहते हैं डेल्टा वी का परिवर्तन हुआ तो पहले कितना रहा होगा, वी रहा होगा। इस प्रकार आप इसको तुरंत बता देंगे। इसके बाद तीसरा आपको शेयरिंग स्ट्रेन बताना होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति भी कहते हैं। तीसरा आप क्या बताएंगे, शेयरिंग स्ट्रेन। तीसरा आप तुरंत बता देंगे, शेयरिंग स्ट्रेन, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपरूपण विकृति कहते हैं। कौन सी विकृति, विकृति का मतलब जो क्या, जो पहले कृति जो थी वो अब क्या हो जाए, विकृत हो जाए, चेंज हो जाए। ठीक है, तो कृति का ही क्या हो जाए, विकृत हो जाए, उसको बदल जाए, कृति जो पहले जैसी भी संरचना थी। तो अब इसमें अपरूपण विकृति क्या होती है, तो अपरूपण विकृति क्या होती है, जब उसके लंबाई में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको चेंज कर देते हैं। तो ये संरचना, जैसे इसको हमने हल्का मोड़ा तो इसकी ना तो लंबाई में परिवर्तन होता है, ना तो मैंने कई सारे उदाहरण दिए थे, जैसे मैं पेज को ऐसे में मोड़ दूं तो ये कौन सा विकृति होता है, शेयरिंग स्ट्रेन होता है। तो ये किसी कोण पे मुड़ता है, क्या होता है, किसी कोण पे मुड़ता है। तो कोण का ही झुकाव आता है, कितना आता है, तो हम कहते हैं मान लीजिए डेल्टा एल झुकता है। कितना झुकता है, डेल्टा एल। अगर पहले कितनी हाइट थी, वो एच थी, एल थी, जो भी लिख लो तो होगा। लेकिन इसमें आपको डाटा याद करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको फिगर बना के याद कर सकते। फिगर कैसे बनाएंगे, मान लीजिए कोई पेज ऐसे रहा हो, ऐसे, अब हमने इसको थोड़ा सा ऐसे मोड़ा तो यही लंबाई जो इधर वाली जो एच रहेगी तो ये ऐसे भी हो गई, तो एच इधर आ गया और ये ऐसे हो जाएगा। तो कितने कोण पे मुड़ा, तो ये वाला कोण थीटा हो जाएगा। कोण कितना होगा, थीटा। तो हमने क्या देखा कि विकृति कितनी है, ये यहाँ से कितना मुड़ा है। अगर ये डीएल ये वाली लंबाई तब कितना होगा, तब हम कहेंगे यहाँ तुरंत आप देखेंगे थीटा बराबर क्या होगा, कोण बराबर ये जो चाप बटे त्रिज्या, तो डीएल अपॉन एच। यहाँ देख के भी आप निकाल सकते हैं शेयरिंग स्ट्रेन या अपरूपण विकृति। तो इसके डाटा आपको याद करने पड़ेंगे, या तो आप फिगर याद रखिए, तब भी आपको समझ में आएगा। जब जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उस हिसाब से यूज करते रहेंगे। ठीक है, फिर स्ट्रेस आपको तो पता है, स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल, और उसका हमने पढ़ भी लिया था। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ क्या होता है। तो हुक्स लॉ आपको समझ में आना चाहिए कि हमने इलास्टिसिटी भी बताई, प्रत्यास्थता की सीमा क्या होती है। तो पहले प्रत्यास्थता की सीमा को जानते हैं, तो हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे हुक्स लॉ की ओर। तो ये जीवन है, आप लोग चीजों को सीखते रहिए और हमेशा याद रखिए। बहुत बच्चे होते हैं कि डरते रहते फेल होना ही हो, तो
आप तो बोर्ड परीक्षा में फेल होने के लिए डरते, आपको जीवन में बार बार फेल होना है, मतलब फेल होने कहने मतलब ये असफल होना। अब आप कहेंगे सर जब असफल ही होना तो मेहनत क्या करें, तो ये जिंदगी है, हमेशा असफलता देगी और इस असफलता में हमको हार नहीं माननी। लोग कहते हैं सफल होने के लिए करना, आप जीवन में कभी सफल हो ही नहीं सकते क्योंकि आप अमर नहीं हो सकते। सफलता क्या है, आप कैसे सफल होंगे, एक दिन आपको जिंदगी नहीं सफल होने देगी। आप एक दिन जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे तो भी तो असफल ही होना है, तो सफल आप होएंगे नहीं। आपको बार बार असफल होना है और जितनी बार आप असफल होंगे और हर बार आपको उठ के खड़े होना है और आपको जिंदगी को बताना है कि हम झुकने वाले नहीं हैं। और इसी के दौर में आपका छोटी छोटी सफलताएं मिलती रहेंगी, कहने मतलब आप इंटर करेंगे अच्छे नंबर आएंगे, स्नातक करेंगे, स्नातक करेंगे, अच्छी नौकरी ले लेंगे, या आपके पास कोई अन्य स्किल है, इंजीनियर हो गए, साइंटिस्ट हो गए, इसरो ज्वाइन कर लिया, DRDO चले गए, तो आप किस दौर में जाते हैं, कहाँ जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि आपको असफलता अगर जीवन में लगातार भी मिलती रहती तब भी उस असफलता को ठेंगा दिखाते हुए आपको बार बार खड़े होना है और ये मेहनत करते रहेंगे। तो अब हम लोग अगला देखते हैं, बकवासबाजी को बंद करते हुए हुक का नियम। किसको देखेंगे, हुक का नियम एवं प्रत्यास्थता गुणांक। तो हुक के नियम को किसने दिया था, तो वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक और ये बहुत पहले प्रयोग किया गया, से 300-400 साल पहले का प्रयोग है। लेकिन ये कब तक है, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर तक की। और ये विकृतियां कैसी होंगी, तो लघु विकृतियां मतलब छोटी सी, यानी कि बहुत ज्यादा फैला दिया गया। क्यों, क्योंकि इलास्टिसिटी की सीमा होती है कि एक लिमिट तक की अपने को वापस लाता है, उसके बाद वो ला नहीं पाता है। तो उस लिमिट तक की, तो इलास्टिक लिमिट के भीतर अगर हम जब पालन करते हैं तब हुक का नियम लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। हुक का नियम, हुक का नियम, हुक का नियम क्या था कि प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर, इन इलास्टिक लिमिट है ना, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर जो प्रतिबल होता है वो किसके समानुपाती होता है, संगत विकृति के समानुपाती होता है। अर्थात किसी वस्तु में उत्पन्न, किसी वस्तु में उत्पन्न, किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल, उत्पन्न प्रतिबल संगत, संगत उत्पन्न प्रतिबल संगत विकृति के, संगत विकृति के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, उत्पन्न प्रतिबल क्या होगा, संगत विकृति के। अच्छा, प्रतिबल क्या कैसे उत्पन्न हुआ, आपने जैसे ही आउट ऑफ फोर्स लगाया वो तुरंत अंदर की ओर खींचना चालू करेगा, प्रत्यानयन बल, वही तो हो गया स्ट्रेस, अंदर की ओर खींच रहा है। तो वो कितना उत्पन्न होगा, तो जितनी उसकी लेंथ बढ़ेगी, थोड़ा भी बढ़ा प्रतिबल और बढ़ा, और तुमने फोर्स लगाया तो विकृति थोड़ी और आई, प्रतिबल और बढ़ गया, और खींचा विकृति थोड़ी सी और बढ़ी, प्रतिबल अंदर ने बढ़ाकर और कर लिया, और ये धीरे धीरे जीरो करता, फिर आपका रुक जाता, फिर आपको और खींचने के लिए और फोर्स लगाना पड़ता। तो वही कह रहा है कि किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल संगत विकृति के समानुपाती होता है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप किसी चीज को अगर विकृत करनी है तो आपको लगातार स्ट्रेस बढ़ाना पड़ेगा, विकृति स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, विकृति बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, स्ट्रेस का मतलब स्ट्रेस, ये याद रखिएगा, कभी कभी हिंदी अंग्रेजी शब्द में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके लिए हम लोग स्ट्रेस भी लगातार यूज कर सकते हैं, तो याद रखें। और विकृति के लिए स्ट्रेन, तो स्ट्रेस स्ट्रेन भी आपको समानुपाती मतलब समझ में आता होगा। तो हम इसको समानुपाती, हमको फिजिक्स की भाषा में आता है ये कि समानुपाती जब भी लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, क्योंकि समानुपाती कहा है तो समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे, और इसके समानुपाती है विकृति के, ऐसे भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी में लिखना चाहो तो ये अंग्रेजी में भी आप लिख लीजिए, और इसको क्या लिखेंगे, स्ट्रेस लिखेंगे, अर्थात स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी किसके, स्ट्रेन, या प्रतिबल समानुपाती है विकृति। आपको पता है जब भी आप समानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई क्या लगा देते हैं, नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, एक नियतांक को लगाएंगे, और वो नियतांक हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम एक नियतांक लगा सकते हैं, और इस नियतांक को हम केवल हम यहाँ पे कांस्टेंट लिख लें या नियतांक लिख लें, हमने नहीं लगाया। आपको के लिखना है तो आप के लिख लीजिए,
प्रतिबल बराबर नियतांक इंटू विकृति, क्योंकि आपको नियतांक लगाना आता है, के भी लिख सकते थे। अब ये दोनों मल्टीपल में तो इधर बटे में भी आ सकता है, तो आप क्या कह सकते थे कि फार्मूला क्या बनकर तैयार हुआ, प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति इक्वल टू क्या, नियतांक, क्या आ गया, नियतांक। देखो एक फार्मूला आपका तैयार हुआ, अर्थात प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में चीजें आ रही होंगी, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये आप याद रखिएगा। और ये जो कांस्टेंट है, जो नियतांक है, इसी को हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता गुणांक। इसको आप अगर चाहे जैसे दिखाएं, जैसे अब चूंकि इलास्टिसिटी का है इसलिए हम इसको इसे भी दिखा देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, E इक्वल टू, मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो जो E है, E क्या है, हम कहेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक, क्या कहेंगे इसको, प्रत्यास्थता गुणांक या प्रत्यास्थता नियतांक। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। तो अब देखो किसी भी पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक E जो है, जितना अधिक होगा वो वस्तु उतनी ज्यादा प्रत्यास्थ होगी। कैसे, सबको पता है, ऊपर की वैल्यू जितनी ज्यादा, नीचे की जितनी कम, E उतना ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर जितना ज्यादा, नीचे जितना कम होगा, तभी तो टोटल का मान ज्यादा आएगा। ऊपर 10 है, नीचे 1, कितना है 10, लेकिन ऊपर 10 लगा और नीचे 10, मतलब स्ट्रेस हमने 10 का दिया है। तो अच्छा, दोनों एक जैसा क्यों कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा एक चीज और, मैं आप लोग कभी कभी इसमें दिक्कत होती होगी कि हमने 10 kg लटकाया, तो ये क्यों मानते हैं कि स्ट्रेस को वही काहे रख देते, तो याद रखो क्यों, क्योंकि जैसे हम ये कल्पना करते हैं, मैं थोड़ी सी एक लाइन में मिटा के समझा देता हूँ, ये आप लोग सोचते रहेंगे, दोनों क्योंकि कॉमन ही मान लेते हैं। जैसे हमने एक वायर पे ये यहाँ पे वेट लटकाते जाते हैं, 1 kg 2 kg 3 kg रखते हैं, तो आपको पता है ये वृद्धि हो सकती थी इसमें तार में, पहले लटकाया और बढ़ाया और बढ़ सकता था, और लटकाया, तो ये जितना भी लटकाते जाते उतना बढ़ता जाता, और लटकाते और ये वायर से क्या होता है, ये बढ़ता जाता और फिर छोड़ते पीछे हो जाता। लेकिन तुमको पता है कि ये कब तक बढ़ेगा, हमने एक वेट लटकाया तो ये थोड़ा सा ऊपर से नीचे जाता है, लेकिन कब तक गया, हमने वेट दिया, थोड़ी सी लेंथ बढ़ी, फिर रुक गया। क्यों रुक गया, और क्यों, हमने वेट को लटकाया, वेट लटकाने मतलब क्या, उस पर फोर्स लगा नीचे की ओर, mg, वेट देते तो नीचे की ओर mg लगता ही है, अर्थात आपने उस पर फोर्स लगाया, तो केवल एक फोर्स से वो लंबाई कैसे बढ़ गई, तो आपको पता लंबाई बढ़ने का मतलब ये हुआ कि उसमें मोशन हुआ, किसके, इनके मॉलिक्यूलर फोर्सों के बीच की। क्यों, पहले डिस्टेंस अगर r थी, अब बढ़ के r0 हो गई होगी, थोड़ी सी तो डिस्टेंस बढ़ी, तभी तो लेंथ बढ़ी, क्योंकि पहले जितने मॉलिक्यूल अणु जितने पे सेटअप थे, अब वो थोड़ा सा फैले होंगे, तभी तो लेंथ बढ़ी। इसका मतलब फैलने का मतलब क्या हुआ, थोड़ा चले होंगे, मूवमेंट हुआ होगा। फिर कुछ देर बाद रुक क्यों गया, तो हमको क्या समझ में आता है कि कभी एक फोर्स मूवमेंट नहीं कराता है, नेट फोर्स जैसे ही रुक क्यों गया, तो आपको पता है नीचे अगर 10 kg लगा हुआ था तो ऊपर भी 10 का लग गया और उसके बाद ये रुक गया। नहीं, अगर केवल नीचे का ही 10 होता तो हमेशा बढ़ते बढ़ते चला जाता, टूट जाता, लेकिन नहीं होता, कुछ देर बाद रुक जाता। तो हमको क्या समझ में आता है कि जैसे हमने नीचे 10 लगाया, इसने अंदर की ओर अंदर भी फोर्स जनरेट चालू किया, उसी को हम लोग प्रत्यानयन बल कहते हैं, उसने भी 10 ले आया, 10 10 0 हो गया, लेकिन उतने क्रिया तक की थोड़ी सी तो लेंथ बढ़ गई। हमने 15 किया, अंदर जनरेट किया, 15 हो गया, 0 हुआ, लेकिन उसमें भी थोड़ी सी विकृति आ गई, थोड़ा बढ़ा हुआ होगा। तो हम कैसे मानते कि हमारा स्ट्रेस क्या है, तो हम ये मान लेते कि हम जितना लगाते हैं उस सीमा के भीतर तक की, हमने 10 का लगाया फोर्स, तो अंदर भी फोर्स कितने के जनरेट हुआ, 10 का, तो हम अंदर की फोर्स को नहीं मेजर करते हैं, हम कितना लगा रहे हैं हम उसको मान लेते हैं, वही तो अंदर के बराबर हो जाता है। तो हम जितना, इसका मतलब यहाँ सबको क्या समझ में आता है कि हम जो बाहर की ओर जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, इसी को तो हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल। यही विरूपक बल क्या होता है, अंदर के रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग, लिख लेना सही से,
रीस्टोरिंग फोर्स के इक्वल हो जाता है, अर्थात प्रत्यानयन बल के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? हम जितना बाहर की ओर विरूपक बल लगाते हैं हमेशा प्रत्यानयन बल के बराबर हो जाता है। तो हम लोग किसको मेजर करते हैं? और यही तो स्ट्रेस का काम करता है। हम लोग किसको मेजर करते हैं? हम लोग जितना बाहर से वेट लगाते हैं हम उसको देखते हैं, अंदर कितना हुआ हमको हम मान लेते हैं कि हमने 10 का लगाया, अंदर 10 हुआ तभी जाके स्ट्रेस रुका, सॉरी स्ट्रेन रुका, विकृति रुकी, नहीं तो चलता रहता। जैसे तराजू सब्जी लेने जाते हैं, हमको नहीं पता होता कि हमने चीनी लेने गए तो हमको 1 किलो चीनी नहीं पता होती कितनी होती है। हम क्या करते हैं? हम साम में लाते हैं किसको? तराजू के कांटे को। ऐसे ऐसे कांटा चलता है, हम जैसे ही ऐसे ऐसे वो चलता है, इधर चीनी रखते हैं, इधर बाट रख देते हैं केजी का। हम किसको देखते हैं? हम बाट को देखते हैं कि बाट क्या करता है, तराजू जब मेन ऐसे झुका हुआ है चीनी रखते जाते हैं। फिर हम किसको देखते हैं कि ये जो है एकदम जीरो बीच में आ जाए, हम तब कहते हैं चीनी हमारी 1 केजी हो गई। बाकी हमको चीनी की नाप थोड़े ना पता, हमको बाट पता था और हमको पता था कि जब दोनों बीच में होगा तो आपस में बराबर होंगे, तो ये जितना था उतना ये हो गया। हमको 2 किलो चाहिए था, हमने बाट 2 किलो रखा, चीनी और बढ़ाते गए। हम इसको बीच में लाते हैं, इसका इक्विलिब्रियम करते हैं। इक्विलिब्रियम मतलब साम्य में लाते हैं। तो यहाँ भी साम्य में आने का मतलब क्या कि कब रुक गए? हमने 5 केजी रखा, ये बढ़ के रुक गए, बस हो गया कि हाँ अब इसके अंदर कितने का स्ट्रेस है? 5 का। हमने 10 बढ़ाया, इसके अंदर स्ट्रेस कितना हो गया? 10 का। इसके अंदर तो तनाव बढ़ता जा रहा है। हमने इस पे बढ़ाया वाट कितना हो गया? 15। इसके अंदर स्ट्रेस कितना हो गया? 15। लेकिन एक लिमिट के भीतर इसके अंदर जितनी क्षमता होगी इतना ना बढ़ा दो कि फैल के टूट ही जाए तन्य होते होते। और ये कौन सी विकृति होती? लॉन्गिट्यूडिनल, ठीक है, या इसको हम लोग अनुदैर्घ्य विकृति भी कहते हैं। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, क्योंकि आपके अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो समस्या बनी रहेगी। तो हुक का नियम क्या है कि किसी भी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल संगत विकृति के क्या होता है? समानुपाती होता है। हमने लगाया और ई के बारे में हमने पढ़ लिया। ई क्या है? जो वहां पे प्रत्यास्थता गुणांक है। ई क्या है? और हमने कहा ई का मान किस पे डिपेंड करता है कि जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा, सॉरी ई मतलब किसी वही वस्तु प्रत्यास्थ कब होगी उसमें जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा और विकृति कम हो। तो हम देखते हैं स्टील एक तरीके से देखें उसमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाते हैं तब विकृति बहुत थोड़ी सी आती। और रबर में क्या होता है? रबर जिसको हम लोग रबड़ कहते हैं, रबर में क्या होता है? हमने थोड़ा सा फोर्स लगाया, विकृति बहुत ज्यादा आ गई। इसके हिसाब से हमको तुरंत पता चल जाता है हाँ कि ज्यादा फोर्स लगाने पे बहुत कम विकृति स्टील में। इसलिए स्टील क्या होती है? हम तुरंत कह सकते हैं कि स्टील जो है ज्यादा प्रत्यास्थ है। स्टील प्रत्यास्थ अधिक है किसकी तुलना में? रबर की तुलना में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से याद करेंगे। फिर यंग मॉडुलस में थोड़ा सा उल्टा लगेगा, लेकिन अभी इस नियम से हमको समझ में आता है कि स्टील ज्यादा प्रत्यास्थ है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ज्यादा स्ट्रेस पे स्ट्रेन कम होता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ तक कि आपको हमको नहीं लगता कि किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको कोई समस्या हो। हाँ, अगर इसका स्लोप बनाना चाहो, स्ट्रेस स्ट्रेन का स्लोप कैसे बनाते हैं, तो स्लोप बनाना भी बहुत कठिन काम आपके लिए नहीं है। तो हम लोग स्लोप अभी नहीं बनाते, स्लोप हम बनाएंगे थोड़ा सा बाद में। अभी हम लोग सीख लेते हैं यंग मॉडुलस। कौन सा सीखते हैं? यंग प्रत्यास्थता। अगर स्लोप भी बनाते हैं तो कैसे? हम क्या मेजर करते हैं? कोई भी लैब में जाते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। तो आप वेट बढ़ाते जाते हैं, मेजर करते हैं किसको? स्ट्रेस को और स्ट्रेन को। स्ट्रेस कैसा? हमने जितना वेट लगाया वही तो स्ट्रेस होगा एक तरफ। पहले स्ट्रेस कुछ भी नहीं था तो उसकी लंबाई कुछ भी नहीं बढ़ी होती। मान लीजिए इसी पे ना तो 0 था, ये भी 0 था, इस पे कुछ बढ़ा ये भी बढ़ा, कुछ इसको बढ़ाया कुछ ये भी बढ़ा, कुछ इसको लगाया ये भी बढ़ा, तो दोनों बढ़ते जा रहे हैं एक अनुपात में। तो ये कुछ सीमा तक ही काम करता है, उसके बाद ये सीमा टूट जाती है। लेकिन जहां तक ही काम करती इन इलास्टिक लिमिट, प्रत्यास्थता की सीमा तक की, प्रत्यास्थता की सीमा तक की। ये ग्राफ कैसा मिलता है? ऐसे मिलेगा, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा, ऐसे मिल जाएगा। मतलब हर चीज क्या होगी? एक सरल रेखा दिखाएगी। ये स्लोप एकदम सीधा बनेगा। तो ये कौन से स्लोप हैं? एक ये स्लोप है, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है, ये भी स्लोप है। हमने एक ही में दिखा दिए अलग अलग पदार्थों के। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा तो हम ये देखेंगे ये स्लोप बहुत ज्यादा, तुरंत आदमी फिसल के नीचे। तो जिसका स्लोप कम होते जाएगा वो उतनी कम प्रत्यास्थ होगी, ठीक है। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा वो स्ट्रेस लिखिए और यहाँ पे स्ट्रेन, और इसी को हम लोग निकालते हैं तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ये आता है। तो ये आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। तो ये आप याद रखिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक पढ़ेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
मैं अब इसको मिटा देता हूँ। हम लोग क्या सीखेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। थोड़ा सा चैप्टर लंबा चलेगा, बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेकिन हाँ चलेगा, क्योंकि है और हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज सीखते रहेंगे, ये अच्छा भी रहेगा आगे के लिए आपके। तो हम लोग क्या सीखेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या सीखेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ, वैज्ञानिक यंग ने किया था, यंग्स मॉडुलस ऑफ, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। तो यंग मॉडुलस ऑफ ये भी क्या, समानुपाती सीमा में, कि अब ऐसा भी ना हो इतना ज्यादा वेट लगा दो कि फैल के टूट ही जाए। हमने कहा ना उस सीमा के भीतर, इन इलास्टिक लिमिट, उस सीमा के भीतर जहां तक कि वो हुक का नियम काम करेगा, उसमें क्या होता है कि किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्घ्य, यंग किसको दिखाएगा, जब उसके लॉन्गिट्यूडनल होगा अनुदैर्घ्य में, तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को हम लोग किसी भी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो किसी भी समानुपातिक सीमा में इन इलास्टिक लिमिट किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्घ्य प्रतिबल एवं किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्घ्य प्रतिबल एवं लिख दिया गया, प्रतिबल एवं विकृति, क्या लिखेंगे, अनुदैर्घ्य प्रतिबल एवं अनुदैर्घ्य विकृति भी कैसी होगी, अनुदैर्घ्य, ऐसा नहीं कोर्स ऐसे लगा है, विकृति ऐसे, अनुदैर्घ्य विकृति, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है ना, अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको किससे दिखाते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं, यहाँ लिख लेंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, y से। तो किसको, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति, विकृति भी कैसी, अनुदैर्घ्य विकृति, इसको आप लोग याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। जब यूज होगा तो हम लोग देखेंगे, अनुदैर्घ्य प्रतिबल लॉन्गिट्यूडनल प्रतिबल को निकालना है, और प्रतिबल के लिए हम लोग पढ़े थे एफ अपान क्या होता है, ए होता है, और विकृति को हम लोग लिखते हैं, अगर डीएल विकृति है कैपिटल में लिखो, जैसे भी डाटा है वैसे उसी हिसाब से ना, अगर लेंथ एल में कैपिटल में तो आप लोग कैपिटल में लिख सकते हैं, स्मॉल में दिया गया है तो स्मॉल में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है विकृति आपने पढ़ा था ना, भिन्नात्मक परिवर्तन जो भी होता है, तो डीएल अगर बढ़ी तो डीएल अपान एल होगा। अब इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ से y निकाल लेंगे, तो आप कहेंगे क्या, f इंटू एल इंटू ए इंटू डेल्टा एल है ना, ए इंटू डेल्टा एल, ये देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ से अगर आप डेल्टा एल को निकालना चाहें, क्योंकि बाकी तो आपको पता है यंग मॉडुलस से भी कांस्टेंट है, फिक्स है, एफ जितना आप लगाएंगे वही रहेगा, पहले की लेंथ आपको पता है, एरिया पता है, आपको निकालना क्या है, डीएल निकालना है, जो भिन्नात्मक परिवर्तन हुआ है लेंथ में। तो अगर ये आप निकालना चाहें तो आप कहेंगे एफ इंटू एल इंटू ए इंटू ये, तो आप इसको भी अगर जब भी जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे, क्योंकि बाकी तो ये आपको पता ही होगा, दिया होगा कितना लगाए हमें, पहले लेंथ भी आपकी फिक्स होगी, एरिया भी फिक्स होगा, और ये डीएल कितना परिवर्तन हुआ इसको निकालना, तो इसको इधर ले और ये कांस्टेंट दिया ही रहेगा। हर पदार्थ का अपना एक कांस्टेंट होगा, उसका यंग प्रत्यास्थता गुणांक सबका हर पदार्थ, एक पदार्थ के लिए जैसा और अलग अलग के लिए होगा, तो वो तो दिया होगा, तो जो दिया होगा केवल जो निकालना है हम लोग यहाँ से उसको निकाल लेंगे, ठीक है। जिस भी जरूरत पड़ती रहेगी हम लोग उसका यूज करके क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो डीएल को निकाल लेंगे और यूनिट निकाल लेंगे, तो यूनिट आपके लिए वही प्रतिबल बटे विकृति आपने पढ़ा हुआ था क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन भी आपकी वही होगी, तो उसमें कोई चेंज नहीं होना है, आप उसको वही रहेगा। और राशि कैसी है, अदिश राशि, कौन सी राशि होगी, अदिश राशि होगा, तो ये आप याद रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक।
अब इसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे, बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे। बल्क मॉडुलस, हाँ ठीक है, किसको पढ़ना चालू करेंगे? बल्क मॉडुलस को पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर बल्क मॉडुलस की ओर बढ़ते हैं। धीरे धीरे चैप्टर की ओर, समाप्ति की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अभी तो बहुत लंबा चैप्टर है और अभी हम लोगों को बहुत इसमें काम करना है। अभी तो काम ही काम है ना। फिर हम लोग किसको देखेंगे? बल्क मॉडुलस क्या होता है। बल्क मॉडुलस के बाद और भी अगर कोई चीजें हैं तो उनको भी सॉल्व करा दी जाए। बल्क मॉडुलस को लिखेंगे आयतन, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जिसको भी कहते हैं आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसको क्या कहेंगे? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या कहेंगे? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपको चीजें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको याद भी करना पड़ेगा। वही किसी भी इन इलास्टिक लिमिट के अंदर किसी समानुपाती सीमा में कि जब दोनों समानुपात का काम करते हैं, ऐसा ना बिगड़ गया हो, तो प्रत्यास्थता की सीमा तक की ही वो समानुपाती का नियम लगता है, उसके बाद लगना बंद हो जाता है। तो उस सीमा के भीतर तक की किसी वस्तु के उत्पन्न, ये चूंकि आयतन का है तो हम क्या कहेंगे? किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन विकृति कौन से होगा? आयतन प्रतिबल एवं आयतन विकृति के अनुपात को। ठीक है, आयतन प्रतिबल एवं आयतन विकृति के अनुपात को किसी वस्तु के, किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल है ना, वहां पे कौन था? वहां अनुदैर्घ्य प्रतिबल है ना। आयतन प्रतिबल एवं आयतन विकृति, आयतन विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। क्या कहेंगे? उस पदार्थ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। और इसको हम लोग किससे पढ़ेंगे? बी से। क्या कहेंगे? आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कहेंगे। और हम लोग इसको किससे दिखाएंगे? बी से दिखाएंगे। तो बी क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिबल, आयतन प्रतिबल बटे आयतन विकृति, क्योंकि इन्हीं दोनों का लेना आयतन प्रतिबल। और इसी को हम लोग अभिलंब प्रतिबल भी कहेंगे, क्योंकि ऊपर से लगाया जाएगा। अभिलंब प्रतिबल या आयतन बटे विकृति। आयतन, आपको विकृति, आयतन विकृति बताई गई। जैसे गुब्बारा या फुटबॉल को हम जब भी जल में डाल लेते हैं, प्रेशर लगता है, तो उसमें क्या आ सकती है? विकृति आ सकती है ना। तो ये आपको याद रखना है, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। और ये प्रतिबल का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, क्योंकि उसको हम लोग क्या लिख लेंगे? मैं अगली लाइन लिखना चालू करता हूँ। तो बी से दिखाना है इसको, किसे दिखाएंगे? बी से। और आप देखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे? एफ अपान ए ही लिखेंगे। और आयतन परिवर्तन तो आप कहेंगे डेल्टा वी परिवर्तन हुआ, पहले वी था, वही फिर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग कहेंगे एफ इंटू वी इंटू डेल्टा वी इंटू ए को हमने कराया। ये हमको यहाँ तक चीज समझ में आती है। लेकिन अब हम एफ के बारे में देखते हैं। तो हम, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा P इक्वल टू क्या होता है? एफ अपान ए होता है। और यहाँ से अगर हम एफ निकाल लें तो हम लोग कह सकते थे एफ इक्वल टू क्या होता है? P इंटू ए होता है। और चूंकि यहाँ पे परिवर्तन P नहीं हुआ, डेल्टा P, प्रेशर में कितना भिन्नात्मक परिवर्तन? डेल्टा P, क्योंकि जब परिवर्तन ऐसे दाब लगाए तो कितना? डेल्टा P। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा P, अगर बहुत कम है डेल्टा P इंटू वी, अच्छा ए भी है ना, डेल्टा P ए इंटू वी अपान डेल्टा वी इंटू ए से ए कट जाएगा, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेल्टा P वी अपान डेल्टा वी। ये आ गया। लेकिन अब इसके बाद हम लोग चार्ल्स बायल्स और ये नियम पढ़ेंगे। तो जो बायल का नियम होता है, किसका नियम? आप लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, और यहाँ भी अगर जरूरत पड़ेगी तो आप लोग पढ़ेंगे बायल का
नहीं पढ़े अभी, क्योंकि अभी चालू किए हमने तो पढ़ाया नहीं। तो बायल का नियम पढ़ेंगे, फर्स्ट में है बायल का नियम, जो पढ़ना चालू करेंगे तो बायल का नियम क्या कहता है, P इंटू वी, प्रेशर और वॉल्यूम इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। क्योंकि जब भी कांस्टेंट हो तो आप अवकलन पढ़ेंगे, अवकलन में क्या होता है, x इंटू वाई का जब क्या हो अचर पद के साथ अवकलन कराया जाए, और किसी भी अचर पद का जब हम अवकलन कराते हैं, ये मैं थोड़ा सा रद्दी भाव के भाव समझाता हूँ, अचर पद का अवकलन 0 होता है। क्या होता है, अचर पद का अवकलन 0 होता है। क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ने से पहले थोड़ी सी मैथ आपको आनी चाहिए। तो अचर पद का अवकलन कितना होता है, 0। तो ये अचर पद का जब हम इसको डिफरेंशिएट कराएंगे, क्या कराएंगे, डिफरेंशिएट कराएंगे, तो अचर पद तुम्हारा 0 हो जाएगा। और पहले पद को छोड़ के हम पहले पद का अवकलन कराएंगे, फिर क्या होगा, फिर दूसरा पद है ना, पहला और दूसरा, पहले को छोड़ेंगे दूसरे का अवकलन कराएंगे तो P इंटू डी भी होगा। प्लस अब क्या करेंगे, हमने दूसरे करा लिया था, इसमें दूसरे को छोड़ेंगे पहले का कराएंगे, तो जब पहले को कराएंगे तो पहला डेल्टा P इंटू वी हो जाएगा, और इसके बाद और अचर का क्या 0। ये आप थोड़ा सा याद कर लेना, P डेल्टा वी प्लस डेल्टा P इंटू वी बराबर 0। और यहाँ से अगर आप देखेंगे P डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा P इंटू वी, ठीक है। और इसको अगर हम ट्रांसफर करा लें इधर की ओर, क्योंकि आपको माइनस इसमें देखना है, तो यहाँ से क्या समझ में आता है, जहाँ पे डेल्टा P इंटू वी है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P इंटू वी, इसी की जगह पे ये क्या आ जाएगा, माइनस P डेल्टा V। तो आप लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं, या आपको समझ में आ गया होगा कि चिन्ह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और यहाँ से अगर P निकालना चाहें, अगर आप P निकालना चाहें, हम कह रहे हैं ये इधर ही है, हम P निकालना चाहें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा P इंटू वी अपान डेल्टा V। ध्यान से देखो, माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तुलना कराएं तो हमको क्या समझ में आता है, मैं इस लाइन को आगे लिख देता हूँ, इस लाइन को मैं इधर लिखना चालू करता हूँ, मैं थोड़ा ढंग से लिखूंगा। इस माइनस को अगर इधर ले आऊँ, मैं कह सकता था कि डेल्टा P इंटू वी, डेल्टा P इंटू वी अपान आप देखेंगे डेल्टा V इक्वल टू, हमने माइनस को उधर भेज दिया, इक्वल टू माइनस का, ये समीकरण अगर 2 हो ये 1 हो, तो आप देखेंगे ये आपस में बराबर है, तो हम कह सकते थे B इक्वल टू किसकी होगा, माइनस के P के होगा। तो ये माइनस क्या चिन्ह दिखाता है, आप लोग इसको देखेंगे कि माइनस शो करता है कि आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। किसको इंक्रीज करते हैं, प्रेशर, प्रेशर को हमने बढ़ाया तो वॉल्यूम अपने आप डिक्रीज होगा। क्या डिक्रीज होगा, वॉल्यूम मतलब आयतन डिक्रीज होगा। अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम, सीधी सी बात है, गुब्बारा अंदर चला गया पानी के अंदर, और जितने ज्यादा अंदर जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो उतने क्या होगा, दबता जाएगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। फुटबॉल दबेगी जितना, हम जितना किसी चीज को दबाएंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, वही। और जितना प्रेशर हटाते जाएंगे और उसका क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये माइनस केवल यही दिखाता है कि क्या करेंगे, ये प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं, ठीक। तो माइनस केवल इतने को ही दिखाती है, बाकी B इक्वल टू किसके होगा, P के होगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इक्वल टू किसके, प्रेशर के। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, मैं आशा करता हूँ। इसमें विशेष कंफ्यूज होने की आपको कोई जरूरत भी नहीं। तो इसके बाद हम लोग इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी सीख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग उसको सीखेंगे, और जो भी चैप्टर है उसको समाप्त कराएंगे। कम से कम भी 2 लेक्चर और लगेंगे, फिर इसके बाद 2 लेक्चर और लगेंगे, मतलब टोटल 4, क्योंकि न्यूमेरिकल भी करवाने, न्यूमेरिकल भी अच्छे हैं, और उदाहरण अभी भी इसमें बहुत सारे हैं कि इलास्टिसिटी के यूज क्या होते हैं, इंजीनियरिंग में इसके क्या यूज होते हैं, आगे जो मतलब क्योंकि दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोग इसी का है। फिर मुझे बताना है कि जैसे रेल की पटरी में आई बीम क्यों बनाते हैं, आप घर में लिंटर डालते हैं तो उसमें कैसे ऊंचाई नीचाई उसका कैसे ध्यान रखा जाता है, पुल में कैसे ध्यान रखते हैं कि किसकी चौड़ाई कितनी बढ़ाई जाए, इलास्टिसिटी लिमिट, पंखे को लटकाते हैं या किसी भी चीज को लटकाते हैं, होल्ड करते हैं, या लिफ्ट में जाते हैं तो डोरी कितनी पतली कितनी मोटी क्यों रखी जाती है, ये सब आप इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता में ही पढ़ेंगे। और बहुत सारे उपयोग हैं, इसीलिए इंजीनियरिंग में इसका सबसे ज्यादा उपयोग होता है। उपयोग तो पूरी साइंस का ही होता है, लेकिन इसका भी है, तो हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में सीखेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, एक सिलसिलेवार नजर से जितना आपको जरूरत होगी वो बता दिया जाएगा।
तो आज की अगर आपको क्लास ठीक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप निसंदेह आप उसको पूछ सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। मैं फिर वीडियो को समाप्त करने के पहले मैं यही कहूंगा कि आप लोग अपने चरित्र का इतना विकास करें कि महिलाएं आपके साथ अपने आप को स्वयं को महफूज समझें या सुरक्षित महसूस करें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।